हेलो एवरीवन, मैं अंकित आप सबका स्वागत करता हूँ हमारे चैनल स्टडी विद अंकित में। तो यहाँ पे हम लोग न्यूज़पेपर एनालिसिस करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं द इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर का एनालिसिस और देखते हैं कि यहाँ पे डेली क्या क्या आर्टिकल्स निकलते हैं, उनका एनालिसिस करते हैं। तो चलिए देखते हैं आज क्या क्या आर्टिकल्स आए हैं और उनका एनालिसिस करते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज के पहले आर्टिकल से। तो पहला आर्टिकल है, सुप्रीम कोर्ट टेल्स इलेक्शन कमीशन टू सबमिट डिटेल्स ऑफ एक्शन अगेंस्ट कन्विक्टेड पॉलिटिशियन। तो सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को डिटेल सबमिट करने के लिए बोला है कि उन्होंने क्या क्या एक्शन लिए हैं, जो भी क्रिमिनल केसेस हो या ऐसे जिन पे कोई केस हो पॉलिटिशियन पे, उनके ऊपर। The Supreme Court Tuesday asked the Election Commission to provide details of cases in which the poll panel had either removed or reduced the period of disqualification from electoral rolls of leaders convicted in criminal cases। मतलब सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को मंगलवार को पूरे डिटेल्स प्रोवाइड करने के लिए बोला है ऐसे केसेस का जिसमें पोल पैनल ने, जो इलेक्शन कमीशन के पैनल्स हैं, उन्होंने ऐसे पॉलिटिकल लीडर जिन पर कोई क्रिमिनल केसेस है उनके अगेंस्ट कोई एक्शन लिया है या उनके जो चार्जेस थे या उन पर बैन लगा उनमें कोई राहत प्रोवाइड किया है कि नहीं। ए बेंच कॉम्प्राइजिंग जस्टिस दीपांकर दत्ता एंड मनमोहन asked the Election Commission to furnish within 2 weeks detail of such cases in which it exercised its power under Section 11 of the Representation of People Act 1951. Under the RPA, the period of disqualification from electoral politics post-conviction in criminal cases varies डिपेंडिंग अपॉन द ऑफेंस एंड सेंटेंस। तो एक बेंच बैठी थी जस्टिस दीपांकर दत्ता और मनमोहन जी की, जिन्होंने इलेक्शन कमीशन को 2 वीक दिए हैं सारी डिटेल्स ऐसे केसेस का बताने के लिए, जहां पे उन्होंने रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 के तहत रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 के अंदर सेक्शन 11 के तहत अपने पावर का यूज किया हो, जिसमें उन्होंने कोई भी क्रिमिनल केसेस वाले जितने भी पॉलिटिशियन है या लीडर जो इलेक्शन लड़ना चाहते हैं उनके खिलाफ कोई एक्शन लिया हो या कुछ भी किया हो। तो आरपी एक्ट क्या कहता है कि ऐसे जो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स है, जो क्रिमिनल केसेस कन्विक्शन हो गए हैं, तो उनके खिलाफ क्या एक्शन लिया गया या उन्हें डिस्क्वालीफाई किया गया है लड़ने से या नहीं। In case relating to imprisonment of 2 or more years, a person is disqualified from the date of conviction until 6 years after their release, if they are out on bail or waiting appeal। मतलब अगर किसी भी नेता को 2 साल या उससे ज़्यादा का सज़ा हुआ या जेल में है, तो उनको चुनाव में लड़ने से डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। कब से? जिस डेट को उनको सज़ा मिली उनसे अगले 6 साल तक के लिए, चाहे वो बाहर हो गए हो या अंदर हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा, 6 साल के लिए उन्हें सज़ा मिलेगी। However, the Election Commission of India is empowered under RPA Section 11 to remove or reduce the period of disqualification after recording the reason। मतलब इलेक्शन कमीशन को आरपीए सेक्शन 11 एक्ट के तहत पावर दिया गया है कि वो किसी भी डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं, किसी भी डिस्क्वालीफाई किए हुए किसी भी नेता का जो सज़ा है उसको कम या पूरा हटा सकते हैं आफ्टर रीजन जानने के बाद। द बेंच सेड PIL petitioner Ashwani Upadhyay and the other could file a rejoinder
to the Election Commission response within 2 weeks after the details were furnished by the poll panel. तो PIL एक फाइल हुआ था इस 6 साल या मतलब के लिए कि जो भी नेता जिनके ऊपर भी कोई केसेस है उनको आजीवन प्रतिबंध लगाने के लिए, तो जिसके अगेंस्ट जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उन्होंने वो आजीवन प्रतिबंध को घटा के 6 साल करने की मांग किया था। तो बेंच ने कहा है, जो 2 जस्टिस बैठे थे उनकी बेंच ने, कि जो PIL पिटिशनर थे अश्विनी उपाध्याय और अदर, वो दोबारा से PIL फाइल कर सकते हैं जब इलेक्शन कमीशन 2 वीक के अंदर अपना पूरा डिटेल सबमिट करेगा उसके बाद। तो इसको एक बार डिटेल में देख लेते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि कितने दागी नेताओं को राहत मिला, मतलब जितने भी नेताओं को इलेक्शन कमीशन ने राहत दी, या उनका मतलब राहत दी मतलब उनका सज़ा कम किया या हटा दिया। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन आयोग से दागी नेताओं की लिस्ट मांगी है जिन पर उसने चुनाव लड़ने से बैन के पीरियड को कम कर दिया या पूरी तरह से हटा दिया गया। तो सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को 2 वीक का टाइम दिया है अपना पूरा रिपोर्ट सबमिट करने के लिए। RPA जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट है 1951 का, उसमें प्रावधान है कि नेता 2 साल या उससे ज़्यादा की सज़ा होने पर 6 साल तक वो चुनाव नहीं लड़ सकता। अगर नेता को 2 साल या उससे ज़्यादा की सज़ा हुई हो तो वह 6 साल तक चुनाव नहीं लड़ सकता। फिर सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि भले ही जमानत मिली हो या फैसले के खिलाफ ऊपरी कोर्ट में, मतलब अगर हाई कोर्ट में चला है तो सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा हो, इसी एक्ट के तहत इलेक्शन कमीशन बैन की अवधि को कम कर सकता है या पूरी तरह हटा सकता है। तो इसमें 2 धाराएं आती है, धारा 8 और धारा 9। धारा 8 किसके लिए है? ये सांसद या विधायक हो गया, ये सरकारी अफसर के लिए आता है धारा 9। तो इसमें क्या क्या होता है? धारा 8 में होता है कि किसी विधायक या सांसद को 2 या उससे ज़्यादा साल की सज़ा होती है तो अपनी सज़ा पूरी करने के बाद 6 साल तक चुनाव नहीं लड़ सकता। और धारा 9 में क्या कहता है? भ्रष्टाचार या देश के प्रति अविश्वास के लिए बर्खास्त सरकारी अधिकारी को 5 साल तक आयोग घोषित किया जाता है। तो वो मतलब दोबारा खड़ा मतलब सरकारी अफसर नहीं बन सकता। तो चलिए अब देखते हैं अगला क्या है। तो अगला है NHRC ऑर्डर्स ऑन स्पॉट इंक्वायरी इनटू नेपाल स्टूडेंट्स February 16 सुसाइड एट कलिंगा यूनिवर्सिटी, कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ। तो जो कलिंगा में सुसाइड हुआ था, नेपाली स्टूडेंट ने जो सुसाइड किया था, उसके ऊपर ह्यूमन राइट्स वालों ने एक ऑर्डर किया है इंक्वायरी के लिए। तो कमीशन कंस्टिट्यूटेड 3 मेंबर टीम टू प्रोब द मैटर ऑन कैंपस। तो 3 सदस्यीय एक टीम बनाया गया है जो इस पूरे मैटर का जांच करेगा। द नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन NHRC हैज ऑर्डर्ड एन ऑन स्पॉट इंक्वायरी इनटू
alleged suicide by an engineering student from Nepal in a hostel room at KIT Bhubaneswar on February 16 and the subsequent incident on the campus. तो जो 16 फरवरी को कलिंग इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में भुवनेश्वर के जो एक नेपाली स्टूडेंट द्वारा अपने हॉस्टल के रूम में सुसाइड कर लिया था, उसके ऊपर नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ने एक ऑर्डर पास किया है इंक्वायरी के लिए। The NHRC, which in most cases asks the state authority to conduct a probe into any matter, has constituted its 3-member team to probe the death of the Nepali student 20-year-old Prakriti Lamsal and the attack on the protesting student on the KIT campus. तो ज़्यादातर नॉर्मली NHRC की टीम स्टेट अथॉरिटी से कंडक्ट करती थी कि कोई इस मैटर का जांच करे, पर इस बार NHRC ने खुद एक 3 सदस्यीय टीम बनाई है जो नेपाली स्टूडेंट के डेथ के लिए और जो भी कैंपस में जो प्रोटेस्ट कर रहे थे उनके ऊपर जो भी अटैक हुआ था उससे रिलेटेड जो भी जांच है वो करने के लिए। अकॉर्डिंग टू NHRC ऑर्डर इशूड ऑन March 3, मतलब 2 दिन पहले, the commission has asked its registrar to conduct an on-spot inquiry at KIT Bhubaneswar along with the team of 2 officers from the investigation division. तो जो NHRC 3 मार्च को ऑर्डर इशू किया जहाँ पर उन्होंने अपने रजिस्ट्रार जो लॉ के मतलब देखभाल करते हैं, तो उन्होंने उनके निगरानी में ऑन स्पॉट इंक्वायरी टीम कंडक्ट किया जिसमें 2 ऑफिसर जो इन्वेस्टिगेशन डिवीजन में है वो है एंड 1 नॉट बिलो द रैंक ऑफ SSP एंड 1 ऑफिसर ऑफिशियल फ्रॉम द लॉ डिवीजन उसमें शामिल रहेंगे रजिस्ट्रार के साथ। द इंक्वायरी विल कंडक्टेड एज पर द प्रोविजन ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ Human Attacks 1993. The commission has sought the inquiry report by March 10. तो मार्च 10 तक इंक्वायरी की जो भी रिपोर्ट है वो सबमिट करनी है। The NHRC issued the order on a complaint filed by Bhubaneswar resident Ashutosh B, who alleged that Prakriti died by suicide after allegedly being harassed by another student, Advik Srivastava. He also accused KIT's International Relation Office of neglecting Prakriti's complaint and contributing to her suicide. तो NHRC ने एक ऑर्डर इशू किया है जो कि है आशुतोष बी जो भुवनेश्वर का रेजिडेंट है, तो उन्होंने कंप्लेंट फाइल किया था उसके ऊपर। तो कंप्लेंट जो फाइल किया था वो था कि कॉलेज में एक स्टूडेंट था अद्विक श्रीवास्तव, वो लगातार हरेस्ट कर रहा था प्रकृति को, जिसका वो बार बार कंप्लेन कर रही थी, बट जो कलिंग के इंटरनेशनल रिलेशन ऑफिसर है वो बार बार प्रकृति के कंप्लेन को नेगलेक्ट किए जा रहे थे। तो इससे परेशान होकर प्रकृति ने सुसाइड किया था। कंप्लेन में ये भी था कि जो भी नेपाली स्टूडेंट थे जो प्रोटेस्ट कर रहे थे जस्टिस के लिए, उन्हें वर्बल एब्यूज किया गया, धमकियाँ दी गई, फिजिकली असॉल्ट किया गया, किसके द्वारा? वहाँ के ऑफिशियल्स, कॉलेज के ऑफिशियल्स और सिक्योरिटी गार्ड के द्वारा। तो चलिए देखते हैं अब अगला क्या है। वाई US एड मैटर्स टू यूक्रेन। तो जो US पैसे देता है या किसी प्रकार की हेल्प करता है, वो इतना यूक्रेन को मैटर क्यों करता है? The Donald Trump administration has suspended all American aid to Ukraine. How is it likely to impact the war? Can Ukraine continue to hold out against the Russian without US military and financial aid? तो कुछ दिन पहले जो यूक्रेन के राष्ट्रपति थे जेलेंस्की, वो व्हाइट हाउस आए थे US के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप से वहाँ के रेयर जो अर्थ मिनरल है उसके लेके डील करने।
तो इनके बीच बातें चल रही थी, जो बातें बाद में बहस पे कन्वर्ट हो गई, और जो मेन जो बात करने आए थे, जो डील साइन करना था मिनरल्स वाले, वो नहीं हो पाया, और उसके बाद जेलेंस्की को ट्रंप ने व्हाइट हाउस से बाहर जाने को बोल दिया था। तो उसके कुछ दिनों के बाद व्हाइट हाउस शो डाउन बिटवीन जेलेंस्की एंड डोनाल्ड ट्रंप, जेडी वैंस, यूनाइटेड स्टेट्स सस्पेंडेड ऑल मिलिट्री एड टू यूक्रेन। तो जितने भी उसके कुछ दिन बाद जब ये हुआ, उसके कुछ दिन बाद जितने भी मिलिट्री इक्विपमेंट दिए जा रहे थे वो सारे बंद कर दिए गए। तो जो यूएस है वो क्या क्या मदद देता था यूक्रेन को, तो यूएस जो की मिलिट्री जो है सब लगभग सब कुछ देती थी, एंटी टैंक जेवलिन मिसाइल से लेके लॉन्ग रेंज स्ट्राइक मिसाइल तक, एयर डिफेंस कैपेबिलिटीज सब देती थी, हेवी वेपन्स देती थी जिसमें टैंक था, म्यूनिशन था, मतलब आर्टिलरी, सेल्स एंड एयर डिफेंस मिसाइल, वो ऑलमोस्ट सभी टाइप के हथियार, इक्विपमेंट सब देती थी, सप्लाई देती थी, प्रोविजन इंक्लूड मेडिकल इक्विपमेंट्स, एम्बुलेंस, कोल्ड वेदर गियर, मतलब ऑलमोस्ट पूरा यही देती थी। पर इस यूरोपियन जो कंट्रीज है वो भी मोर देन 47% ऑफ द ग्लोबल एड यूक्रेन को देता था। तो यहाँ पे डाटा में दिया हुआ है कि 2022 में अराउंड $76 मिलियन की मदद यूएस ने किया। 1 जनवरी 2023 तक 1847, 2024 में 306, 1 मार्च, फिर जो इसके बाद 2024 के बाद का ये जो 1174 1 जनवरी 2027 में होने वाला था, फिर 716 1 मार्च 2028 तक, तो ये जो दोनों है इनको रोक दिया गया है। और यहाँ पे जो ग्राफ है इसमें आप देख सकते हैं कि यूएस और अदर डोनर कंट्री जो है, स्पेशली यूरोप, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, ये किस हिसाब से मदद करते थे। जो डार्क है वो यूएस का है और जो लाइट है वो यूरोप, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया का है। तो इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। तो अमेरिका ने यूक्रेन की जितने भी सैन्य मदद थे, मिलिट्री जो भी मदद होता था, उसको रोक दिया है। ठीक है। तो राष्ट्रपति ट्रंप और यूक्रेन के जो राष्ट्रपति जेलेंस्की के बीच जो बहस हुआ था, उसके 3 दिन बाद अमेरिका ने यूक्रेन को दी जाने वाली जितनी भी सैन्य मदद थी रोक दी। तो ब्लूमबर्ग के रिपोर्ट के मुताबिक इसमें वो मदद भी शामिल है जो अमेरिका से अभी तक यूक्रेन नहीं पहुंची है। ठीक है, जो अमेरिका भेज चुका है पर यूक्रेन को नहीं मिला अभी तक, उसे भी रोक दिया गया है। और ये मदद तब तक बहाल नहीं होगी जब तक ट्रंप को यकीन नहीं हो जाता कि जेलेंस्की वास्तव में शांति चाहते थे और इस जो सैन्य मदद दी जाएगी उसका वो गलत उपयोग ना करे। वहीं जेलेंस्की ने बहस को अफसोसजनक बताया और कहा कि यूक्रेन खनिज समझौते के लिए तैयार है। तो और फिर यूएस ने सैन्य मदद रोकने के लिए क्या वजह बताया है। ट्रंप ने सैन्य मदद रोककर यूक्रेन पर दबाव डालने की कोशिश की है, टू पुट प्रेशर ऑन यूक्रेन, ताकि जेलेंस्की जंग खत्म करने के लिए बातचीत शुरू करे। इसका असर भी देखने को मिला। सैन्य मदद जब रुक गया तो जेलेंस्की ने कहा कि व्हाइट हाउस में हमारी बैठक उस तरह नहीं हुई जैसी होनी चाहिए थी।
यह अफसोस की बात है कि यह इस तरह हुआ, पर अब समय है कि हम सब कुछ ठीक करें। हम में से कोई भी अंतहीन युद्ध नहीं चाहता, मतलब कंटिन्यू युद्ध नहीं चाहता जो लगातार चलता रहे। एक एंड चाहिए हर चीज़ में। यूक्रेन स्थायी शांति के लिए जल्द से जल्द बातचीत के लिए तैयार है। अब चलिए चलते अगले पे। अगला क्या है? स्मोक बम फ्लेयर्स थ्रोन इन सर्बियाज पार्लियामेंट। तो एटलीस्ट 3 लॉ मेकर्स वेर इंजर्ड Tuesday, one of them seriously after chaotic scenes in Serbia's parliament, during which smoke bombs and flares were thrown, further fueling political tension in the Balkan country. तो सर्बिया की जो पार्लियामेंट है वहाँ पे स्मोक बम और फ्लेयर फेंका गया है, जिससे 3 घायल हो गए हैं, जिसमें से एक सीरियस है, 2 नॉर्मल है, बट इंजरी 3 लोगों को आई है। तो नॉर्मली हमने सुना था कि लोग जूते फेंकते हैं, किसी ने स्याही फेंक दी, पर पहली बार सुनने को आया है कि किसी ने क्या स्मोक बॉम्ब फेंका है और फ्लेयर फेंका है। जैसा कि आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं कि पूरा पार्लियामेंट में धुआं धुआं हो गया है। लॉ मेकर वेर शेड्यूल्ड टू वोट ऑन ए लॉ दैट वुड इंक्रीज फंडिंग फॉर यूनिवर्सिटी एजुकेशन, बट अपोजिशन पार्टी सेड द रूलिंग मेजोरिटी वाज आल्सो प्लानिंग टू अप्रूव डजन ऑफ अदर डिसीजन। तो जो लॉ मेकर्स थे, जिसमें 3 घायल हुए, तो वो लोग चाहते थे कि एक वोट शेड्यूल हो जहाँ पे जो यूनिवर्सिटी एजुकेशन है उसको, मतलब उससे रिलेटेड जो फंडिंग है वो बढ़ाया जा सके। पर अपोजिशन का कहना था कि सिर्फ ये प्लान इतना नहीं है, ये और भी बहुत चीज़ें इनके थ्रू करना चाहते थे, जिसके अगेंस्ट में उन्होंने ये सब रुकवाया है। They said this was illegal and the lawmakers should first confirm the resignation of Prime Minister Miloš Vučević and his government. तो लोगों ने कहा कि ये इलीगल है, पर लॉ मेकर जो थे उनको सबसे पहले वहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर है उनसे रेजिग्नेशन दिलवाए और उनकी सरकार से भी। तो सर्बिया यूरोपियन देश है, तो यूरोप में इस तरह की घटना होना बहुत ही ऐसी घटना शर्मनाक है। इससे वहाँ पे ये दिखाया जाता है कि वहाँ पे एकता नहीं है, वहाँ के लोगों में डिसिप्लिन नहीं है, क्योंकि ये वहाँ पे नॉर्मली देखने को मिलता नहीं है। तो यूरोपीय देश सर्बिया की संसद में विपक्षी सांसदों ने स्मोक ग्रेनेड फेंके। विपक्ष ने यह प्रदर्शन सरकार की नीतियों के विरोध और प्रदर्शनकारी छात्रों के समर्थन में किया। सर्बियाई प्रोग्रेसिव पार्टी की अगुवाई वाले सत्तारूढ़ गठबंधन ने जैसे ही सत्र के एजेंडे को मंजूरी दी कि मतलब जो ये वोट कराना चाहते ताकि यूनिवर्सिटी एजुकेशन के लिए फंडिंग इकट्ठा किया जा सके, तो विपक्षी नेताओं ने स्मोक ग्रेनेड फेंक दिया, जिसमें 3 लोग घायल हो गए, 2 मतलब सामान्य स्थिति में है और एक की हालत गंभीर बनी हुई है। और इसके बाद वहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर है उनके रेजिग्नेशन पे भी चर्चा होनी थी, क्योंकि अपोजिशन चाहते थे कि वो उनकी सरकार रेजिग्नेशन दे। तो संसद में देश की यूनिवर्सिटी के लिए फंडिंग बढ़ाने वाला बिल पास होना था। साथ ही प्रधानमंत्री मिलोश वुसेविक के इस्तीफे पर भी चर्चा होनी थी, लेकिन सत्तारूढ़ गठबंधन की तरफ से पेश किए गए एजेंडे से विपक्ष नाराज था। इसके बाद हंगामा हुआ। सर्बिया के पीएम मिलोश वुसेविक ने देश भर में विरोध प्रदर्शन के चलते
28 जनवरी को इस्तीफा दे दिया था। तो जो 8 जनवरी में प्रोटेस्ट हुआ था तो उसमें ऑलमोस्ट 15 लोग मारे गए थे। तब चलिए चलते अगले न्यूज़ पे। तो व्हाट डज नवरत्न स्टैंड फॉर IRCTC एंड IRFC मीन्स। तो नवरत्न क्या होता है? तो जो सरकारी कंपनियां वो 3 टाइप की होती है, एक महारत्न, एक नवरत्न और एक मिनी रत्न। तो महारत्न में कौन कौन सी कंपनी आ जाती है? जैसे भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, ऑयल एंड नेचुरल गैस कंपनी, BPCL, ये पेट्रोलियम कंपनी है दोनों, इंडियन ऑयल भी है, स्टील अथॉरिटी, फिर से गेल आ गई, फिर NTPC। ये सारी महारत्न कंपनी है। और यहाँ पे अभी दिया जा रहा है कि IRCTC और IRFC कंपनी नवरत्न में शामिल हो गई है। तो कोई भी कंपनी जो गवर्नमेंट की थी सबसे पहले मिनी रत्न में बनती है, उसके बाद वो नवरत्न में जाती है, फिर महारत्न बनती है। तो जो IRCTC और IRFC जो बनी है वो इंडिया की 25th एंड 26th नॉर्थन कंपनीज बनी है। 25th IRCTC और IRFC 26th कंपनी बनी है। ऑल 7 लिस्टेड सेंट्रल पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस ऑफ इंडियन रेलवे नाउ हैव नवरत्न स्टेटस। द इंडियन रेलवे हैव टोटल 12 CPSE और सारे के सारे नवरत्न में आगे थे, यही 2 बचे हुए थे। तो ये सारी कंपनियां रेलवे की, IRCON, रेलटेल, IRIDES, IRCTC, ये सारी कंपनियां हैं रेलवे की। तो कंपनी को नॉर्थन स्टेटस कब मिलता है? तो उसके लिए चेक किया जाता है कितना प्रॉफिट हो रहा है, नेटवर्थ कितना है, अर्निंग कितना है, इंटर सेक्टोरल परफॉर्मेंस कितना है, ये सब चेक किया जाता है। फिर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस पिक करते हैं कि कौन सी कंपनी को नॉर्थन स्टेटस देना है चाहिए। तो उसके लिए 6 इंडिकेटर कंसीडर किए जाते हैं। तो पहला क्या है? रेशियो ऑफ नेट प्रॉफिट टू नेट वर्थ, रेशियो ऑफ मैन पावर कॉस्ट टू टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन और सर्विसेज, रेशियो ऑफ प्रॉफिट बिफोर depreciation, interest and tax to capital employed or return on capital employed, ratio of profit before interest and taxes to turnover, earning per share, intersectoral performance of the company। तो ये जो 6 इंडिकेटर्स है वो 10 मतलब हर एक शेयर से 10 का अर्निंग करते हैं, वहाँ से लेके 25 तक का देखा जाता है। तो IRCTC और IRFC का फाइनेंशियल स्टेटस क्या था? तो IRCTC का एनुअल जो टर्नओवर था वो था 4270.18 करोड़, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना था? 11,111.26 करोड़ और नेटवर्थ था 3,229.97 करोड़। तो ये टैक्स था, ये इनका प्रॉफिट था। और IRFC का क्या था? 26,644 करोड़, इसमें 6,412 करोड़ उनका टैक्स और 4,971 उनका नेटवर्थ था। ठीक है, तो अब इसको एक बार, तो इंडियन रेलवे जो IRCTC है ये नॉर्मली कैटरिंग के बिजनेस पे ध्यान देती है, कैटरिंग एंड टूरिज्म वाला,
और जो IRFC है ये फाइनेंशियल तरफ ज़्यादा ध्यान देती है। तो ये 25th कंपनी बनी, ये 26th बनी। तो सरकार ने सोमवार को मतलब 3 मार्च को इन दोनों कंपनियों को नॉर्थर्न सेंट्रल पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस में अपग्रेड कर दिया। नॉर्थर्न का दर्जा मिलने से इन दोनों रेलवे सेक्टर से जुड़ी कंपनियों को ज़्यादा वित्तीय स्वायत्तता मिलेगी। अब ये कंपनियां सरकार की मंजूरी के बिना 1000 रुपये तक का निवेश कर पाएंगी। मतलब 1000 करोड़ तक का निवेश विदाउट गवर्नमेंट परमिशन ये लोग कर सकते हैं। इससे उनकी निर्णय लेने की क्षमता में तेजी आएगी। मतलब बहुत जो काम सरकार की परमिशन के बिना रुके रहते थे वो अब आराम से हो पाएंगे। तो 3 ग्रुप में कंपनियां होती है, महारत्न, नवरत्न, मिनीरत्न। तो महारत्न नवरत्न कंपनियों को ही अपग्रेडेशन के आधार पर दर्जा मिलता है। इसके लिए पिछले 3 सालों का औसत टर्नओवर 25,000 करोड़ से ज़्यादा होना चाहिए और औसत प्रॉफिट 2500 करोड़ से के आसपास होना चाहिए। और कंपनियों का ग्लोबल प्रेजेंस होना भी जरूरी है, तब वो नवरत्न से महारत्न में आएगी। नवरत्न मिनरल कंपनियों को ही अब जो ये मिनी रत्न है इन कंपनियों को ही अपग्रेड के आधार पर नवरत्न का दर्जा मिलता है। और इन कंपनियों का नेटवर्क पॉजिटिव होना चाहिए। और मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग में पिछले 5 वर्षों में से 3 में एक्सीलेंट या वेरी गुड रेटिंग होनी चाहिए। परफॉर्मेंस इंडिकेटर पर कम से कम 60 अंक होने चाहिए। और जो मिनी रत्न है इन कंपनियों को नवरत्न और महारत्न कंपनियों से छोटी माना जाता है। मिनी रत्न के रूप में क्लासीफाई होने के मापदंड से भारत में डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक इंटरप्राइजेस DPE द्वारा निर्धारित किए जाते हैं और इनका लगातार 3 सालों तक 30 करोड़ रुपए से अधिक प्रॉफिट दर्ज करने पर ये टैग मिलता है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते कल फिर अगले न्यूज़ के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।